हेलो लवली स्टूडेंट्स, इट्स श्रेया। वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आप पढ़ते हैं मेरे साथ इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका डिलीट हो चुका था, टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम जब चल रहा था, लेकिन अब दोबारा आ चुका है। तो मैंने ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि छोड़ी है आज की वीडियो में, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए और आप उसे छोड़ के आओ, ऐसा हो ही ना पाए। तो थ्योरेटिकली किसी भी चीज को समझने से पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि आपके पास एक लैंड है और आपको प्रोडक्शन करना है दो गुड्स का, टमाटो और पोटैटो। तो आप किस किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हो? सोचो। ऐसा हो सकता है कि आप 30% प्रोड्यूस करो टमाटो और 70% पोटैटो, या आप 50-50 कर लो, या आप क्या करो 80% टमाटो प्रोड्यूस कर लो और 20% पोटैटो। ये तो सिर्फ तीन ही एग्जाम्पल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 100% टमाटो प्रोड्यूस कर लो या फिर 100% पोटैटो प्रोड्यूस कर लो। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ 5 ही कॉम्बिनेशंस देखे हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने कॉम्बिनेशंस है जो इन दो गुड्स के प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो यही हम किस पे समझते हैं, किस पे देखते हैं? पीपीसी पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि हमें दिखाता है सारे कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आपको पता है कि इकोनॉमिक्स कोई एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं, ये हर एक इंसान के लिए, हर एक कंट्री के लिए अलग तरीके से ही निकल के आती है। तो आपके लेवल पे पीपीसी को समझने के लिए हमने कुछ बातें एज्यूम कर ली है। क्या बातें? कि सबसे पहले तो कि हम किसी दो गुड्स का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, दो से ज्यादा का नहीं कर सकते। जो हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड ही हो गए। हमारे एग्जाम्पल में क्या था फिक्स? हमारी लैंड फिक्स थी। अगर हमें टमाटो का प्रोडक्शन बढ़ाना था तो हमें पोटैटो का कम करना पड़ा, और वो जो लैंड है पोटैटो वाली वो निकाल के टमाटो में डालनी पड़ी। तो इसको ही कहते हैं रिसोर्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर। तो रिसोर्सेज फिक्स हैं लेकिन उनको ट्रांसफर किया जा सकता है एक कमोडिटी से दूसरी में। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमने पूरा का पूरा उनका यूज किया है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया। लैंड की हर एक इंच पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। एक एग्जांपल समझो। हम प्रोडक्शन करते थे गन्स का, उसके लिए हमने हायर करा लेबर को जो कि एफिशिएंट थी टू प्रोड्यूस गन्स। वो बहुत बढ़िया गन्स बनाती थी, लेकिन अब हमने क्या करा? हमने बटर का भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। हमने बटर का भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें इसी में से एक बंदे को निकाल के बटर का प्रोडक्शन में लगाना पड़ा। अब जो बंदा गन्स बढ़िया बनाता था, क्या वो बटर भी उतनी ही एफिशिएंसी से बना पाएगा? नहीं। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि जब हम अपने रिसोर्सेज को एक कमोडिटी में से दूसरे कमोडिटी में लगा देते हैं तो उन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी गिर जाती है। ये था हमारा फोर्थ अजम्पशन। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी फिक्स है। अब ये तो आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने और घटने से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। जैसे हमारे पास एक मशीनरी थी जो कि केपेबल थी 1 आवर में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में। अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, बेकार हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, तो वो 1 घंटे में सिर्फ 50 यूनिट्स बना पाती थी। वहीं हमने स्विच कर लिया न्यू टेक्नोलॉजी पे, तो वो नई टेक्नोलॉजी की मशीन 1 घंटे में हमें 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देती थी। तो टेक्नोलॉजी का फर्क ना पड़े हमारे प्रोडक्शन पे, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी को भी फिक्स कर दिया। तो ये है आपके 5 एजम्पशंस जो कि आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप पीपीसी के दूसरे नाम देख लो, किसी भी नाम से ये आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीएफ
फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या फिर ये आ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री के नाम से। तो ये एक बॉक्स बना के अपने लिख लेना। अब आपको पता है कि पीपीएफ या पीपीसी एक ग्राफ होता है, और ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ डेटा। चलो उस डेटा को बनाते हैं। तो आपको लेना है पॉसिबिलिटीज, हम लेंगे 7 पॉसिबिलिटीज, ए बी सी डी ई एफ जी। फिर यहाँ पे हमें दिखानी है कि बटर्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और गन के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये दोनों चीजें हम बाद में देखेंगे। अब इस टेबल को बनाने के लिए आपको जो मैंने ये एजम्पशंस पढ़ाए हैं इनको आपको दिमाग में रखना है। तो पहला कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करेंगे 0 से, कि हम बटर के 0 यूनिट्स बना रहे हैं, तो बन रही हैं गन्स की 21 यूनिट्स। अब हमने क्या किया, बटर की भी यूनिट बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस तो फिक्स हैं, हमें गन में से निकालने पड़ेंगे। तो गन का सिर्फ 20 ही यूनिट्स बन पा रही है। अब हमने बटर की एक और यूनिट बढ़ा दी, 2 यूनिट बना रहे हैं, तो गन्स की सिर्फ 18 यूनिट्स बन पा रही है। मैम यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट कम हुई, अब 2 यूनिट कम हो रही है 1 यूनिट बटर बनाने के लिए। सॉरी, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अजम्पशन लिया था कि जब हम अपने एक कॉमोडिटी में से रिसोर्स निकाल के दूसरी कॉमोडिटी में लगा देते हैं तो उन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी कम हो रही है। इसलिए हमें एक कॉमोडिटी की एडिशनल 1 यूनिट बनाने के लिए, यानी कि बटर की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए गन्स की ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे जब हम बटर बढ़ाएंगे गन्स हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो जब हम 3 यूनिट्स बना रहे हैं बटर की, तो बन पा रही हैं सिर्फ 15 यूनिट्स ऑफ गन्स। इसी तरीके से पूरा फिल कर लेते हैं डेटा। जब हम बटर की 6 यूनिट बना रहे हैं तो गन के तो सब कुछ खत्म हो गया, 0 यूनिट्स रह गई। तो इसी डेटा को अब आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे, लेकिन उससे पहले आप इसकी एक ट्रिक समझ लो इस टेबल को बनाने की। यहाँ पे हमने लिया 0 1 2 3 4 5 6, इसको जब हम ऐड कर देंगे ना तो 21 आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लो। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 18, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 15, 15 में से 4 तो 11 एंड सो ऑन। आप प्लॉट करके देखेंगे तो देखो एक्स एक्सिस पे आपको लेनी है वो कॉमोडिटी जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और वाई एक्सिस पे आपको लेनी है वो कॉमोडिटी जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे 0 यूनिट्स ऑफ बटर, 21 यूनिट्स बन रही थी गन की, इसी डेटा से ले रहे हैं। जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे 1 यूनिट ऑफ बटर, 20 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस हो रही थी एंड सो ऑन। पूरा का पूरा आप प्लॉट कर दोगे तो ये आपको कर्व मिल जाएगा, एजी कर्व। ये है पीपीसी। अब आप ये देख रहे होगे टेबल में MOC और MRT जैसी भी कोई चीज लिखी है, इसको समझते हैं। MOC की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में समझा था कि जब हम कोई चीज पाते हैं उस चीज को पाने के लिए जो कॉस्ट हमने खो दी, हमने सेक्रीफाइस कर दी, वो कॉस्ट होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जब हम 1 यूनिट ऑफ बटर बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है 1 यूनिट ऑफ गन, तो हमारी MOC क्या हो जाएगी 1। अब देखो हमने यहाँ पे MOC क्यों नहीं कैलकुलेट करी, क्योंकि ए कॉम्बिनेशन से पहले तो ना तो हम कुछ गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम MOC कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आप फिल करोगे इस डेटा को, 18 में से 15 माइनस कर देंगे तो 3, 15 में से 11 4, यहाँ 5 और ये 6। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस भी हो सकता है या एक्स्ट्रा गेन भी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैक्रिफाइस की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एडिशनल सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जब हम उसको एक कमोडिटी से दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है, इसीलिए हमें उस दूसरी यूनिट के हर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसीलिए हमारी एमओसी इंक्रीज होती है। तो ये एक पॉइंट आपका क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है MRT। MRT की फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिल्कुल एमओसी ही वाली बात है, लेकिन इसमें हम गेन और सेक्रीफाइस दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन्ड। डेल्टा मतलब चेंज। हमारे केस में जो यूनिट सैक्रिफाइस हो रही है वो है गन्स, और जो यूनिट्स गेन हो रही है वो है बटर। तो अब वही बात, ना तो इससे पहले ना हम कुछ गेन कर रहे हैं ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे MRT कैलकुलेट नहीं होगी। यहाँ पे देखो सैक्रिफाइस वाली यूनिट्स पहले रखनी है। तो देखो यहाँ पे हमने 1 यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस करी और 1 यूनिट ऑफ बटर गेन किया, फिर 2 यूनिट्स ऑफ गन सेक्रीफाइस हो रही हैं और 1 ही यूनिट ऑफ बटर बढ़ रही है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, बटर जो बढ़ रहा है वो एक एक यूनिट से ही बढ़ रहा है, ठीक है? इस पूरे डेटा को फिल कर देंगे। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया MRT को भी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्राफ पे समझेंगे। पहली तो ये कि जो पीपीसी का स्लोप है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो अगर हमें बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है तो हमें गन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। तो यही जो इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, इसकी वजह से इसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये देखो पहले हम यहाँ थे, फिर हम यहाँ आए, फिर यहाँ, और ऐसे करते 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 नीचे आ गए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि पीपीसी का स्लोप इज ऑलवेज कॉनकेव शेप्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब बटर का एक एडिशनल यूनिट हमने बढ़ाई तो पहले हमें सिर्फ 1 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, फिर जब हमने बटर की एक और यूनिट बनाई तो 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, यानी कि हर बार हमें ज्यादा गन्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ बटर। तो यही रीजन है इसके कॉनकेव शेप होने का। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, या फिर व्हाई पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड्स और व्हाई पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड। तो ये आंसर आपको लिख के आना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, कि क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ के ऊपर ही ऑपरेट करेगी? देखो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अपना एजम्पशन लेके चल रहे थे कि हमने अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज किया है। अगर हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे तो ही हमारी इकोनॉमी पीपीसी पे ऑपरेट करेगी। तो अगर कोई पॉइंट पीपीएफ के अंदर है मतलब कि उसके रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए गए हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। आपकी जो इकोनॉमी होती है या तो वो पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रही होगी या पीपीसी के ऊपर। ऐसा कभी नहीं होगा
कि वो पीपीसी के बाहर ऑपरेट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है, जब हमने कह दिया कि हम उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो फिर बाहर तो पॉइंट तभी जाएगा जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे। तो इसीलिए गिवन रिसोर्सेज के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम पीपीसी के बाहर जा पाए। इसीलिए इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो वो सारे कॉम्बिनेशन, ये सारे जो पीपीसी के बाहर हैं वो अनअटेनेबल है। वहीं जो कि सारे कॉम्बिनेशंस पीपीसी के ऊपर हैं या उसके अंदर हैं, उनको हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। Okay, now we are going to do the next very important topic, change in PPF। हमने अपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि हमने अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को फिक्स कर दिया था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है ना। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कि हमारे रिसोर्सेज और हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ते घटते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में हमारे पीपीएफ में चेंज आ जाएगा। चेंज किस तरीके से? तो दो तरीके के चेंज होते हैं, शिफ्ट इन पीपीएफ एंड रोटेशन इन पीपीएफ। देखो, पीपीएफ में शिफ्ट कब आता है कि जब हमारी दोनों कमोडिटीज के जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कि रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी में इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए, दोनों कमोडिटी में आना चाहिए, तो शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दो तरीके के शिफ्ट होते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट जब इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब डिक्रीज हो जाती है। तो बटर और गन दोनों की ही प्रोडक्शन कैपेसिटी जब बढ़ गई तो ऊपर की तरफ हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। इसके रीजन क्या होते हैं कि जब हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ जाता है, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, या फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनमें ग्रोथ आ जाती है। ओके, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में दो तरीके से ग्रोथ आ सकती है। एक तो जब उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। रिसोर्सेज की क्वांटिटी कब इंक्रीज होगी? जब न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो हमारे पास लेबर नामक रिसोर्स बढ़ जाएगा, या फिर जो फॉरेन कैपिटल है उसका इनफ्लो बढ़ जाए। ठीक है, और क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगी रिसोर्सेज की? जब ह्यूमन रिसोर्स, मान लो सब लोग पढ़े लिखे हो जाए। ये किसने कैसे बढ़ा था? एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था लोगों को ट्रेन करने के लिए किसी एक स्किल में, तो उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ, तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी इंक्रीज हो गई और वो बढ़ गए। तो ऐसे केस में क्या होगा? जो हमारा पीपीसी है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। वहीं हमारे रिसोर्सेज का अगर हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी, ठीक है, लोग मरने लगेंगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो हमारा जो पीपीसी है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ। ये तो हमने पढ़ा था शिफ्ट इन पीपीसी। अब आ जाता है रोटेशन इन पीपीसी। तो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज आता है किसी एक ही कमोडिटी में, तो आ जाते हैं पीपीसी में रोटेशन। एग्जाम्पल, ये देखो, रोटेशन भी दो तरीके की है कि जब एक्स एक्सिस वाली कमोडिटी में, यहाँ पे हमने बटर ले रखा था ना, कि जब सिर्फ बटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज आ जाए, अगर इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन कैपेसिटी तो वो राइटवर्ड हो जाएगी, राइटवर्ड रोटेशन। अगर वो डिक्रीज हो रही है प्रोडक्शन कैपेसिटी तो लेफ्टवर्ड रोटेशन। दूसरा आ जाता है कि जो वाई एक्सिस पे कमोडिटी है, यानी कि गन्स जो थी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में जब इंक्रीज आ जाएगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। वहीं अगर उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी में डिडक्शन आ जाए तो वो हो जाएगी लेफ्टवर्ड रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है,
तो बस आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और इस टॉपिक के साथ साथ आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा क्वेश्चन तो इसका आएगा ही आएगा, पीपीसी का नहीं आया तो छोटे छोटे तो जरूर आएंगे। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, अपने लिए मेहनत करो और मेरे लिए भी कुछ करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में। तो चलो तब तक आप खुश रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।